डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। जैसे ब्रेस्ट है तो उसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो बिल्कुल, जब तक वो जज्बा नहीं आएगा, वो विल तब पावर नहीं होगा। हाँ, जब तक आपके पास वो डिटर्मिनेशन, विल पावर नहीं आएगी, आप हरा नहीं पाओगे। तो जिन मरीजों को कैंसर होती है उनके जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। 95% लोगों को कैंसर अपने लाइफस्टाइल में जो अल्टरेशन है उसकी वजह से एक्वायर हो रहा है। तो जानने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए 6 महीने में लगभग उनको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए। जी, ब्रेस्ट नाम आते ही आप बोलना भी नहीं चाहते हैं। आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। इट्स अ बैड मिथ, इट्स अ रॉन्ग मिथ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। हेलो एंड वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विमेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि जब भी इस नाम का जिक्र होता है हमारे अंदर कई सवाल उठने लगते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, फ्रेंड्स के जरिए, तमाम फैमिली मेंबर्स के जरिए ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन ये जो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन कभी कभी मिस इंफॉर्मेशन में भी बदल जाती है और आप ज्यादा डर जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, सवालों के जवाब सही नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हम चर्चा करें और बातचीत करें और कोई हल निकले, तो इंफॉर्मेशन सही और रिलायबल सोर्स से आए तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर एंड वेल नोन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसका इतिहास है, क्या जेनेटिक है, नहीं है, बहुत सारे सवाल। इन सारे सवालों के जवाब आज हम उनसे जानेंगे। वेलकम आवर शो डॉक्टर अग्रवाल जी, नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले सर, मेरा सवाल यही होगा आपसे कि जब हम ये नाम सुनते हैं ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे सवाल आते हैं और हम बहुत ज्यादा डर में चले जाते हैं कि आखिर ये क्यों होता है और सबसे ज्यादा विमेंस में ही क्यों होता है और इसके केसेस डे बाय डे इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। व्हाट वुड यू एक्सप्लेन सर? राइट, तो हम सब कैंसर नाम से डरते हैं क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट बीमारी समझी जाती है। लेकिन शुरू में ये कह दूं कि बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत इलाज नए आ रहे हैं। जी, तो पहली बात तो ये है कि आपको डरना नहीं है। अब मेन जो आपका सवाल है कि क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, तो उसको बताने से पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी, कि ओवर द लास्ट 1 डेकेड और सो, पिछले 10-20 वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ना केवल विदेश में बल्कि इंडिया में भी बहुत बढ़ रहा है बिल्कुल, और बढ़ चुका है। जी, और अगर मैं आपको नेशनल फिगर्स दूं तो लगभग 10 साल पहले 1 लाख केसेस हर साल नए हुआ करते थे डिटेक्ट, और अब ब्रेस्ट कैंसर विमेन के अंदर नंबर 1 कैंसर बन गया है एंड ऑलमोस्ट 2 लाख न्यू केसेस ब्रेस्ट कैंसर के महिलाओं में हो रहे हैं। ट्रू, तो ये एक डेवलपमेंट है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में इसके बढ़ने की ही उम्मीद है। जी, तो मेन सवाल है कि क्यों हो रहा है, क्यों इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ रहा है। तो इसके साथ हमारा लाइफस्टाइल एक डिजीज इसको कहते हैं, जी, और वो लाइफस्टाइल से हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो पहले महिलाएं, लेडीज अर्ली एज में मैरिज किया करते थे, वो अब बहुत लेट हो रहा है। पहले 20 साल में, 22 साल में लड़की की शादी हो जाती थी, अब 25 साल में, 29 साल में, 30 साल में भी मैरिज लेट हो रही है। बिल्कुल, 1 रीज़न। सेकंड, पहले लेडीज के 2, 3, 4 बच्चे हुआ करते थे, जी, अब शायद 1 या 2 मैक्सिमम हो जाएं तो वो भी। बिल्कुल, तो ये एक और कारण है कि आपकी प्रेगनेंसी जो होती है तो वो आपका ईस्ट्रोजन का जो साइकिल है उसको ब्रेक करती है जी, और वो ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करता है। थर्ड बात, पहले ब्रेस्ट फीडिंग
6 महीने 9 महीने साल तक होती थी। आजकल महिलाएं काम करती हैं तो बिल्कुल वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम होती चली जा रही जी है, ड्यूरेशन कम होती चली जा रही है, तो वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर था। जी आप लाइफस्टाइल में जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी, मोटापा, तो अब जो स्कूल में पर्टिकुलरली पब्लिक स्कूल्स में जो बच्चे हो रहे हैं तो थोड़ा वेट गेन ज्यादा हो रहा है, तो ओबेसिटी इज अ फैक्टर जिसकी जी वजह से कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रही है। चौथी पांचवी बात यह है कि अल्कोहल का इंटेक अब लेडीज में बढ़ रहा है, या और एग्जैक्टली और जो स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है, हाँ तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्कुल अ हायर इंसिडेंस ऑफ हम्म ब्रेस्ट कैंसर। हम्म अब हमारा जो काम करने का जो तरीका है हम्म उसमें एक्सरसाइजेज वगैरह, फूड हैबिट्स वगैरह वो बदल गई हैं। बिल्कुल जंक फूड खाना, हम्म वो सब फ्राइड चीजें खाना, हम्म एक्सरसाइज ना करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स का सेवन कम करना, तो दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। एंड ओवर द इयर्स हम लोग वेस्टर्नाइज होने की वजह से हमारा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ना केवल विदेश में, इंडिया में भी यंग लेडीज में अंडर द एज ऑफ 30-25 इयर्स ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल ये बहुत चिंता की बात है जी जो कि हमें सबको बताना है कि आपको उससे बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, बिल्कुल क्योंकि यंग एज के अंदर कैंसर होने से बहुत ज्यादा नुकसान है। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने जी की जरूरत है। जी लेकिन डॉक्टर श्याम, अगर बात मैं पिछले कुछ, जिस तरह से आपने कहा कि 10 से 20 साल का जो हम एक आंकड़ा ले लें, उसमें ये जो केसेस हैं वो बहुत बड़े हैं, जी और जो जीन्स हैं BRCA1 BRCA2 ये राइट जीन्स भी आ जाते हैं, तो हम हेरिडिटरी की बिल्कुल तरफ भी मुड़ जाते हैं। जी सामान्य ब्रेस्ट कैंसर की भी अगर हम बात कर लें, तो पहले लोग कह दिया करते थे कि अगर जीन्स के अकॉर्डिंग है, दादी से आ गया होगा, नानी से आ गया होगा, पैटर्नल मैटरनल साइड से आ जी। गया होगा। लेकिन जिन्हें नहीं है तो उन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आप रेज कर रहे हैं, जी और उसके समझाने के लिए हम्म आपको कैंसर की बेसिक्स में जानना पड़ेगा कि बिल्कुल कैंसर क्यों होता है। हम्म तो बेसिकली कोई भी कैंसर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब होता है तो उसके उस ऑर्गन के जो कोशिकाएं या सेल्स होती हैं जी उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं। हम्म तो वो जीन्स जो हैं वो सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हाँ तो जिन मरीजों को कैंसर होती है उनके जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है, और एक जीन में नहीं मल्टीपल जीन्स में आता है। हम्म तो ये कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है। 1 सेंटीमीटर को बनने में, जैसे कोई लेडी आती है उसको जी आधा सेंटीमीटर या 1 हाँ सेंटीमीटर का ट्यूमर, उससे हम पता ही नहीं लगा सकते उससे हाँ पहले। हाँ तो 3 या 4-5 वर्षों से उसकी सेल्स के जीन्स के अंदर ऐसे विकार आ रहे हैं या एब्नॉर्मैलिटीज आ रही हैं या म्यूटेशंस आ रही हैं जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को एक डिवीजन का और प्रोलिफरेट करने का एडवांटेज हो रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। जी तो 4-5 साल से उस मरीज के ब्रेस्ट के सेल्स में, मेमोरी ग्लैंड के सेल्स में जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी कैंसर्स हैं इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर वो सारे जेनेटिक हैं, तो जीन्स की वजह से गवर्नड हैं। नाउ आपने इशू रेज किया BRCA1 BRCA2 का। सो ये 2 और कुछ और ऐसे जीन्स हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं। आपने बोला कि नानी को होता है, मासी को होता है, या आपके सिस्टर को हुआ, तो वो फैमिली में। सो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एक ऑल आर जेनेटिक, एक हेरिडिटरी, एक नॉन हेरिडिटरी। जी उनका क्या प्रोपोर्शन है? जो जेनेटिक मींस जो एक्वायर्ड हैं, जो कि नॉर्मल हो रहा है, हमारा जो इंसिडेंस बढ़ रहा है, जी वो 90-95% में हेरिडिटरी नहीं होता, वो BRCA1 BRCA2 से रिलेटेड नहीं होता। सो देयरफॉर BRCA1 BRCA2 तो एक 5% 2 लाख में से जो कैंसर्स हो रहे हैं उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। 95% जो कैंसर्स हैं, जो जीन में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू द लाइफस्टाइल जो मैंने अभी बताया आपको। बिल्कुल So 90-95% of breast cancers are acquired because of bad habits, because of obesity, because of lack of exercise, because of late marriages, etc., etc. So BRCA1, BRCA2 hereditary cancers जो हैं वो केवल 5% हैं। 95% जो इंसिडेंस बढ़ रहा है that is purely and purely because of predisposing factors जो कि लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो सर, ये जो मिथ क्रिएट किया गया है कि हेरिडिटरी होता है तो ज्यादा 5%, 5% चैप्टर क्लोज्ड। चैप्टर क्लोज्ड। आप 100 ब्रेस्ट कैंसर लोगी, उनका अगर आप BRCA1-2 टेस्ट कराओगी तो केवल 5
लोगों के अंदर 100 में से BRCA1-2 या कोई हेरिडिटरी वाला जीन जिसमें चेक 2 ATM और जीन्स होते हैं, वो टेक्निकल बात हो रही है, जी, तो उसको सिर्फ 5 में आएगा। 95% लोगों को कैंसर अपने लाइफस्टाइल में जो अल्टरेशन है उसकी वजह से एक्वायर हो रहा है। सो देयर इज नो डिस्कशन फर्दर ऑन दिस। बिल्कुल। Yeah. और टाइप ऑफ कैंसर्स भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि जी। कितने तरह के कैंसर्स हैं जो वो बेटर तरीके से डील कर पाए समझ आगे सकते हैं, चलकर। राइट। तो किसी भी ऑर्गन में, जैसे ब्रेस्ट है तो उसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जी, जिनसे कि जैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो वो जो ग्लैंड्स हैं उनके सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स के अंदर खराबी आ जाती है। तो नॉर्मली तो सारा जो बॉडी है वो एक कंट्रोल्ड डिवीजन होती है, लेकिन जब वो ब्रेस्ट की कोशिकाओं में या सेल्स में चेंजेस आते हैं तो उनकी ऑटोनोमस ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो जब वो ग्रोथ होती है तो वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, तो जब वो आप समझें कि 1 मिलियन या 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर बनता है ट्यूमर। तो एक ही जगह पे ऑटोनोमस ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स से कैंसर बनता है। अब कैंसर जो बनता है तो वो बॉडी में आपका, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो रीजनल लिम्फ नोड्स होती हैं। अगर मान लीजिए किसी को गला खराब होता है तो गले में यहाँ पे ना गांठें बढ़ जाती हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। तो ब्रेस्ट की जो गांठें हैं वो बगल में होती हैं, तो जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ते जाएगा तो उसको फैलने की क्षमता होती है, तो वो बगल की गांठों में, और ब्लड वेसल्स के जरिए वो फैल सकता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, चाहे लंग्स हैं, चाहे लिवर है, चाहे बोन्स हैं। तो कैंसर एक स्लो डिजीज होती है जिसको कि बनने में 3-4 वर्ष लगते हैं 1 सेंटीमीटर। अब ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स क्या होती हैं जी, तो उसमें भी कुछ सिंपल चीजें थी। पहले सिंपल बताता हूं कि आप 3 टेस्ट करते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 न्यू जीन। तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव पाया जाए तो उसको हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। अगर HER2 जीन पॉजिटिव आए, खराब आए, तो उसको HER2 ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। अगर ये तीनों नेगेटिव आए तो उसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। आजकल कुछ नई दवाओं के आने की वजह से एक नई कैटेगरी पैदा हुई है जिसको कि HER2 लो बोलते हैं, जिसमें कि HER2 थोड़ी मात्रा में होता है, वो पैथोलॉजिस्ट हमें बताता है अपनी लैब के जरिए। तो उसके अगेंस्ट भी बहुत अच्छी HER2 लो को टारगेट करने की दवाइयां बन गई हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल अब आप 4 तरह का कैंसर कह सकते हो: हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, ट्रिपल नेगेटिव, HER2 पॉजिटिव एंड HER2 लो पॉजिटिव। जी, तो ये 4 तरह के कैंसर्स हैं, क्योंकि इनके इलाज अलग अलग तरह से हैं। तो ये हमें जानना बायोप्सी के जरिए जरूरी होता है कि ये कौन से टाइप ऑफ कैंसर है। ज्यादा डेंजरस अगर बात की जाए, ज्यादा डरने की जरूरत किस वाले टाइप से है? जी, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान बहुत ही रखने अच्छा की। सवाल है ये, और इसका थोड़ा लंबा जवाब होगा। उसका रीजन ये है कि चारों तरह के कैंसर्स में इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। जैसे ट्रिपल नेगेटिव पहले सबसे खराब समझा जाता था, अब इम्यूनोथेरेपी आने से उसके रिजल्ट्स अच्छे हो गए। HER2, जब 25 साल पहले जब मैं अमेरिका में था तो दुनिया HER2 पॉजिटिव कैंसर से डरती थी। अब HER2 की मेरे पास 10 दवाइयां आ गई हैं जी, और इसी तरह से HER2 लो, तो उससे डर निकल गया। हार्मोन रिसेप्टर तो सबसे अच्छा ही समझा जाता था और अभी भी है, क्योंकि वो टैबलेट से इलाज होता है हार्मोन की। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे कोई भी किस्म की कैंसर है, इलाज हमारे पास सबका है, और सबकी जो दवाएं हैं वो बहुत अच्छी आ गई हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा होप है। यानी कि जो पहले कहते थे कि कैंसर का इलाज नहीं है, आज कहना चाहिए भूल कैंसर जाइए, का ही इलाज भूल है। जाइए। आपके मन में लड़ाई की इशू है कि आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, हमारे पास लड़ने के लिए बहुत हथियार है। बहुत हथियार है। डॉक्टर शाम, अगर हम बात करें हेरिडिटरी कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें कुछ जीन्स बहुत ज्यादा नाम हम सुनने में आते हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए ये क्या है? हाँ, तो एक तो हमें ये पता ही, बोल ही चुके हैं हम लोग कि लगभग 5-7% केसेस होते हैं जिनमें हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो कि उनकी मदर को या मासी को या नानी को या ऐसे लेडीज में वो चलता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर। सो 2 जीन्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, BRCA1 एंड BRCA2। तो आपने शायद सुना होगा एंजेलिना जोली के बारे में जी, उनको ये BRCA1-2 पॉजिटिव निकला क्योंकि उनकी फैमिली में था। तो उससे एक तो ये होता है कि अर्ली एज में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी जीन्स। तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपनी दोनों ब्रेस्ट निकलवा दी कैंसर ना होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका BRCA1-2 जीन पॉजिटिव था एज ए प्रोफिलैक्सिस। क्योंकि जिनका BRCA1-2 पॉजिटिव होता है उनका
70, 80, 90% लाइफ टाइम चांस होता है कैंसर होने का ब्रेस्ट में और ओवरीज के अंदर भी। तो कुछ वर्ष के बाद उन्होंने ओवरीज भी अपनी निकलवा दी। तो नॉर्मली एवरेज रिस्क 1 in 10-11 वुमेन लाइफ टाइम, तो 10-11 महिलाओं को जिंदगी भर में एक लेडी को कैंसर होगा। लेकिन BRCA1-2 की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक तो उनका जो इलाज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो कि नॉन BRCA1-2 का होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ नई दवाएं आ गई हैं जिनको पार्प इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो यदि उसको एडवांस स्टेज में थोड़ा पकड़ा जाए तो पार्प इनहिबिटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी के परिवार में ये BRCA1-2 है तो उनकी स्क्रीनिंग 40-45 में नहीं, अर्ली एज में शुरू होनी चाहिए। मान लीजिए उनके परिवार में किसी को 45 साल के अंदर कैंसर हुआ, तो उनकी जो सिस्टर हैं या और फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको 10 साल पहले, मतलब 30-35 साल से अपनी जांच शुरू करा लेनी चाहिए। और उस जांच के अंदर ना केवल मेमोग्राफी है बल्कि MRI भी है। परंतु वो करने से पहले उनको भी अपना BRCA1-2 टेस्ट कराना पड़ेगा, क्या उनके शरीर में वो BRCA1-2 खराब है कि नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी बेसिकली उसमें जेनेटिक काउंसलर्स आ जाते हैं और मेमोग्राफी वाले डॉक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा इन द फैमिलीज जहां पे कि BRCA1-2 प्रेवलेंट है। तो ये समझ में हमें आई है पिछले 10-20 वर्षों में, और उसकी दवाएं भी आ गई हैं जो कि BRCA1-2 को एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, इम्यून सिस्टम का इससे कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट विद द BRCA1-2 बट हमने इम्यूनोथेरेपी बोला जहां पे कि ट्रिपल नेगेटिव है, जहां पे कि ER नेगेटिव है, प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव है और HER2 नेगेटिव है। तो उस पे कीमो के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी अपफ्रंट दी जाती है। समस्या क्या है कि इम्यूनोथेरेपी बहुत कॉस्टली है अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में इंडिया में ब्रेक थ्रू हो रहा है। जो दवाई आज 1-2 लाख रुपए की मिलती है, अगले 1-2 साल में वो 10-20 हजार रुपए पर मंथ की हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल की दुनिया को होने वाली है, जिससे कि दवाओं की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो इम्यूनोथेरेपी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में है, और वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली BRCA1-2 पॉजिटिव पेशेंट्स में होते हैं, मतलब जिनमें BRCA1 या BRCA2 का जीन खराब है। तो इम्यूनोथेरेपी हैज कम इन अ बिग वे इन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरे कैंसर्स में तो इम्यूनोथेरेपी ने तहलका मचा दिया है, चाहे लंग कैंसर है, चाहे किडनी कैंसर है, चाहे गॉल ब्लैडर कैंसर है, चाहे लिवर कैंसर है। तो इम्यूनोथेरेपी ने बहुत ज़्यादा कैंसर के इलाज को परिवर्तन कर दिया है, और जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी से क्योर नहीं हो सकते थे, अगर कीमो के साथ इम्यूनो दें तो 100 में से 20-25 एडवांस केसेस के कैंसर भी क्योर हो जाते हैं, जो कि होते नहीं थे। तो वही मैंने बताया कि कैंसर मेडिसिन में पिछले 10 से 20 वर्षों में इतनी तरक्की हो गई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए चाहे अर्ली कैंसर है चाहे लेट कैंसर है, आप डरे नहीं, आप अपना इलाज कराएं, अपने को मजबूत करें कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। होप के लिए बिल्कुल क्या कहेंगे आप? एक होप के लिए क्या एक ऐसा शब्द होना चाहिए कि हमारे व्यूअर्स सुन के जिन्हें होप नहीं भी है वो भी होप जाग जाए? नहीं, उसके अंदर आपके अंदर से मन से आवाज आनी चाहिए कि मुझे इस बीमारी को डिफीट करना है, और मुझे एक टीम बना के डिफीट करना है। उसमें परिवार भी शामिल है, दोस्त भी शामिल है और डॉक्टर्स भी शामिल है। बिल्कुल, पूरा सिस्टम शामिल है आपको ठीक अकेले नहीं आप लड़ पाओगे। हाँ, अकेले नहीं आप लड़ पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं हरा दूंगा सबको, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके बाद भी उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा लगना। तो जब तक सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आप कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको एक बहुत फैमिली की, फ्रेंड्स की, डॉक्टर्स की, नर्सिस की, साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट चाहिए, और उसको जुटाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि आप इस बीमारी को हरा सकें। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि विमेंस को अर्ली स्टेजेस में जब ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इसे जानने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए कि वो ये डिटेक्ट कर पाए कि ब्रेस्ट कैंसर है, जिससे उसे जल्द से जल्द हम वहीं के वहीं रोक सकते हैं? तो बिल्कुल आपका परफेक्ट पॉइंट है, क्योंकि ये एक डिक्टम है कि अगर हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो क्योर की संभावनाएं 90-95% होंगी, बहुत ज्यादा, नियरली 100%। तो देयरफॉर
हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम कैंसर्स को जल्दी पकड़ पाएं, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो हमें ये भी समझना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है यूजुअली 40 इयर्स के बियॉन्ड होता है, 35-40 इयर्स। हालांकि अभी मैंने बोला कि जो यंग लेडीज में या यंग लड़कियों में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, बट देन यू नो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर स्टिल एट द एज ऑफ 40 प्लस। सो और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो इंसिडेंस बढ़ता है। तो हमारे पास गाइडलाइंस हैं कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। उसमें 3-4 चीजें हैं। वन इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि हर महिला को आफ्टर द एज ऑफ 30-35 इयर्स एवरी मंथ एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकती हैं। अगर उसमें उनको कोई शेप में चेंज लगे, कोई निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या कोई गांठ लगे, तो तुरंत ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नंबर 1। 6 महीने में लगभग उनको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए। 40-45 इयर्स के बाद हर लेडी को साल में या 2 साल में एक बार एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको कि मैमोग्राम बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। तो वो हमारी गाइडलाइंस में है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, वो मैं आपको बता रहा हूं, मैमोग्राम का कराने का जो इंसिडेंस है 40-45 इयर्स के ऊपर लेडीज में इंडिया में, वो केवल 5% से कम है। इवन इन पढ़े लिखे लोग जो केरला में है, उनका भी इंसिडेंस 2-3% ही है। आप अमेरिका में देखिए 70-80% लेडीज अपना मेमोग्राम 40-45 साल के बाद हर साल या 2 साल में कराती हैं जी। यूरोप के अंदर 60-70%, इंडिया में 5% से कम। मैं समझता हूं कि हम रूरल बेस्ड हैं, उतनी सुविधाएं नहीं है, मैमोग्राफी की मशीन नहीं है, लेकिन हमारा फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत कम है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। सो अगर आप मैमोग्राफी करोगे टाइम से तो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट होगा, जिससे कि क्योर की संभावनाएं 90-95% से भी ऊपर चली जाएंगी। डॉक्टर श्याम, अगर मैमोग्राफी काफी है, ठीक है, मैमोग्राफी अगर नहीं कराई है तो अगर दूसरे ऑप्शंस में हम देखें, एमआरआई हुआ या फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, ये भी हम करवा सकते हैं या मैमोग्राफी ही बेस्ट है? सो आपने जो प्रश्न किया कि अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के बारे में, तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड नहीं रहता है आफ्टर 45 इयर्स और सो, 40-45 इयर्स। एमआरआई की जहां तक बात है, वो उन महिलाओं के लिए है जिनकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, BRCA1 या BRCA2 जीन पॉजिटिव है, और वो भी मैमोग्राफी के संग संग किया जाता है, अकेले एमआरआई नहीं करते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर, मैमोग्राफी, दीज आर द 3 टेस्ट जो कि अर्ली डिटेक्शन के लिए महिलाओं को कराने चाहिए। बिल्कुल सर। सर, ब्रेस्ट कैंसर एक बार अगर डिटेक्ट हो गया, आप डॉक्टर से मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो जब डॉक्टर्स कुछ रेकमेंड करते हैं और अगर उन्होंने आपको सर्जरी के लिए रेकमेंड किया है, तो आपने ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैंडल किए होंगे, मैं ये जान सकती हूँ बिल्कुल, कि जब डे टू डे बेसिस पे। बिल्कुल, तो जब आपके पास पेशेंट पहुँचते हैं, तो उनका जो मेंटल हेल्थ होता है, उस वक्त वो किस जोन में होते हैं और आपको हैंडल करने तो में? बहुत ही बड़ी बात है। और इससे पहले मैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण बता दूं कि लेडीज किस सिम्टम से आती हैं, और उसी में आपका सवाल का जवाब भी मिलेगा कि उनका मेंटल स्टेटस क्या होता है। तो नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट्स एज अ पेनलेस लंप, उनको कोई दर्द नहीं होता है, कोई गांठ फील होती है और वो शायद उसको इग्नोर करते हैं या उनको शक होता है, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। कैंसर का जो डबलिंग टाइम है वो 90 से 120 दिन है। तो 1 सेंटीमीटर बनने में लगभग 4 या 5 वर्ष लगते हैं, मतलब बहुत स्लो बीमारी है। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 से 5 वर्ष के अंदर आपका जो कैंसर सेल्स हैं वो आपकी जो बगल में गांठें हैं उस साइड में फैल सकता है। और क्योंकि हमारी सारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्टेड है, तो ट्यूमर सेल्स आपके शरीर में कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो लिवर है, चाहे ब्रेन है। तो यूजुअली इट प्रेजेंट्स एज अ पेनलेस लंप, या अगर आपका निपल के नजदीक है ट्यूमर तो वहां पे उसकी शेप में कुछ चेंज होगा, या निपल से ब्लीडिंग होगी, या आपकी ब्रेस्ट का साइज में चेंज हो सकता है, वो बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण आए तो आपको एक शक होना चाहिए कि क्या ये कैंसर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे पेनलेस लंप कैंसर वाले ही हो, लेकिन क्या हो रहा है जो कि हम देख रहे हैं कि जब वो एक लंप फील होता है तो महिला उसको छुपाने की कोशिश करती है। बिल्कुल।
क्यों छुपाने की कोशिश करती है कि उसको एक शायद मन में एक डर आ गया कि कैंसर ना हो, और आप सब समझते हैं कि कैंसर अगर होगा तो वो अंग को निकाल दिया जाएगा और इस केस में ब्रेस्ट को निकाल दिया जाएगा। तो इतनी महिलाएं हैं जो कि डर के मारे ब्रेस्ट लंप होते हुए, नंबर 1, नंबर 2, ब्रेस्ट लंप बढ़ भी रहा है, ना खुद को चेक कराएंगी, ना अपने Ignorance. हस्बैंड को बताएंगी, ना फैमिली को बताएंगी, और वो डर के मारे वो बीमारी को बढ़ाएंगी। तो ये हम रोज देख रहे हैं अपनी ओपीडीज के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेंगे तो क्योर रेट बहुत ज्यादा है, डरे नहीं, उसका इलाज आ गया है, बहुत ज्यादा इलाज आ गए हैं, सर्जरी आ गई है, रेडिएशन आ गई है, कीमोथेरेपी आ गई है, टारगेटेड ड्रग्स आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपी आ गई है। तो इलाज की कमी नहीं है, लेकिन अपना माइंडसेट, अपने हेल्थ के बारे में, क्योर के बारे में अगर सोचोगे तो जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे, और जल्दी जाओगे तो जल्दी बीमारी पकड़ी जाएगी और क्योर की संभावना बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तो हमें बहुत खेद होता है, बहुत सारी लेडीज आती हैं, इतना ट्यूमर बढ़ गया कि वहां पे घाव बन गया ब्रेस्ट में, स्किन में जी, और वहां से वो पस आ रही है या वहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो एक 4th स्टेज होती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर श्याम, क्योंकि जैसा आपने कहा कि छुपा लेती हैं, डर की वजह से नहीं बताती हैं, क्या इसके पीछे एक माइंडसेट और एजुकेशनल रीजन भी हो सकता है? क्योंकि ब्रेस्ट नाम आते ही आप बोलना भी नहीं चाहते हैं। आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हैं, खुलकर डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी नहीं। माइंडसेट वो चेंज होना चाहिए। और एक और इशू है इसके अंदर, आपके किसी पेशेंट को, जैसे किसी महिला को ब्रेस्ट में लंप आ गया, तो शायद वो किसी डॉक्टर के पास गई हो और वो डॉक्टर कहेगा कि आप इसका मेमोग्राम कराओ, और दूसरा जो टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो नीडल टेस्ट, जिसको कि एफएनएसी या बायोप्सी बोलते हैं। तो ये भी मैं आपकी प्लेटफॉर्म के जरिए कहना चाहूंगा कि लोगों को ये डर है कि अगर मैं नीडल लगा दिया उसके अंदर तो मेरा कैंसर फैल जाएगा जी, अगर कैंसर होगा तो लोग नीडल के डर के वजह से भी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन, इट्स अ बैड मिथ, इट्स अ रॉन्ग मिथ, जो कि हमको बस्ट करना चाहिए, ताकि जब तक आप बायोप्सी नहीं करेंगे, कैंसर का लेबल नहीं लगेगा। किसी अल्ट्रासाउंड से, किसी मेमोग्राम से, किसी एमआरआई से केवल कैंसर का शक होता है। बायोप्सी इज मैंडेटरी आज के डेट में। क्यों? मैं अब आगे चल रहा हूं। आपको 3 या 4 टेस्ट उसके अंदर करने हैं, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, HER2/neu, और एक और टेस्ट होता है Ki-67 जी। ये 3 या 4 टेस्ट से इवन इन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मेरा ट्रीटमेंट पिछले 10 वर्षों में टोटली बदल गया जी। वो कैसे बदल गया? पहले अगर किसी को 2 सेंटीमीटर की गांठ होती थी या 2.5 सेंटीमीटर की ब्रेस्ट में गांठ होती थी, उसको हम बायोप्सी करके कंफर्म करते थे, जो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको बताना ही है सबको और कराना ही है सबको। आप नहीं करा रहे हो तो इलाज गलत हो रहा है हमारी साइंस में, एलोपैथी में। पहले उस पेशेंट की ब्रेस्ट की सर्जरी की बात होती थी, आज ब्रेस्ट सर्जरी की बात बाद में होती है, पहले दवाइयों की बात होती है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में। मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका, क्योंकि हमारा अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो इलाज अलग है। अगर HER2/neu, दीज आर जीन्स जो कि खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से कि कैंसर डेवलप होता है, HER2/neu डायरेक्टेड थेरेपी अलग है। अगर आपके तीनों नेगेटिव हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर ER, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर PR और HER2/neu, अगर तीनों नेगेटिव हैं तो उसको ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। उसमें कीमोथेरेपी के संग संग हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पहले 10 साल पहले सबकी सर्जरी कर दी जाती थी, अब सबकी सर्जरी होती है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सर्जरी खत्म हो गई। नो, बेसिक ट्रीटमेंट क्या है आज का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट? हाँ, तो पहले तो हमको ये भी समझना है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर क्या है। सो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मींस कि आपका ट्यूमर जो है वो ब्रेस्ट में सीमित है और बगल की गांठों तक मैक्सिमम गया है। तो उसको स्टेजिंग करने के लिए आजकल पेट सीटी नामक एक जांच है, बहुत प्रचलित है और रिलेटिवली इंडिया में सस्ता है। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो जो ट्यूमर सेल्स आपके हैं वो शरीर के किसी हिस्से में नहीं फैले हैं, लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में। तो जब हमारा ये स्टेजिंग हो गया कि आपका ट्यूमर केवल ब्रेस्ट में और उसी बगल की गांठ में सीमित है, उसको हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं और वो एक पोटेंशियली क्योरेबल डिजीज है।
तो उसके लिए हमें फर्दर डिसाइड करना है कि पहले जैसे बोला कि ऑपरेशन किया करते थे, लेकिन मान लीजिए कि आपका ट्यूमर 2.5-3, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा क्योंकि वो साइज के हिसाब से भी इलाज होता है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो ऑपरेशन ऑन है जी अप फ्रंट, लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया पहले पेशेंट के ट्यूमर को छोटा करना चाहेंगे। HER2 पॉजिटिव है तो HER2 न्यू दवाइयों के जरिए अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी, अगर आपका ट्रिपल नेगेटिव है तो इम्यूनोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, अगर आपका ER-PR पॉजिटिव है तो कीमोथेरेपी के जरिए। तो लगभग 4.5 से 6 महीने हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। जब वो ट्यूमर छोटा हो जाता है तब हम ऑपरेशन करते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी इंसान को कैंसर होता है तो वो कहते हैं चलो डॉक्टर के पास चलो और इसको निकलवा दो, तो हम निकालेंगे, लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स जो है अपफ्रंट कीमोथेरेपी, इसको हम बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, और उसके बाद सर्जरी, अगर जरूरत है तो रेडिएशन करने के बाद फिर डिपेंड करता है कि उसकी ER पॉजिटिव है तो 10 साल हार्मोन की इलाज चलती है प्रिवेंशन को रोकने के लिए, मतलब बीमारी को रोकने के लिए कि वो उसकी प्रिवेंशन के लिए कि कैंसर वापस न आए। इसी तरह से HER2 अगर पॉजिटिव है तो HER2 डायरेक्टेड थेरेपी भी लगभग 1 साल के लिए आफ्टर सर्जरी दी जाती है। तो बहुत चेंजेस आ गए हैं इलाज के अंदर, और लेकिन जैसे हमने बोला कि क्योर रेट इज मोर देन 90%। अब क्योर रेट के अंदर अगर हम जाएं तो उसकी भी जो निर्भर करता है वो साइज ऑफ द ट्यूमर, ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, और गांठें जो बगल से निकाली जा रही हैं उसमें कितनी गांठें पॉजिटिव हैं। तो आपको उदाहरण देते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर ट्यूमर है, गांठें नहीं है, तो आपने ऑपरेशन करके जो भी इलाज किया तो उसकी क्योर की संभावना 95% से भी ऊपर है। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नोड्स, हम क्योंकि बगल से जब ऑपरेशन करते हैं तो लगभग 10-15 गांठें निकालते हैं, और उसमें भी एक सेंटिनल नोड बायोप्सी का रोल आ गया है, तो वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अगर जैसे जैसे गांठें बढ़ती जाएंगी तो आपका क्योर घट के 80-85% तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी क्योरेबल है क्योंकि वो कहीं फैला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेज के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन और कीमोथेरेपी और टारगेटेड दवाइयों का उपयोग होना चाहिए, और वो आपको अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना है और उसको रिजिडली फॉलो करना है एज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। एंड दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या हुआ, एक तो दवाई वाला डॉक्टर हुआ, जैसे कि मैं कीमोथेरेपी करता हूं, एक ऑपरेशन वाला डॉक्टर हुआ, मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता तो वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा, और तीसरा जो डॉक्टर है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है जो कि रेडिएशन देता है। तो ये तीनों की एक सलाह बनती है, उस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की एडवाइस को फॉलो करना पेशेंट को चाहिए, जिससे कि आपके रिजल्ट्स बेटर हो, बेस्ट हो, बेटर हो। डॉक्टर श्याम, अगर ट्रीटमेंट जैसा आपने कहा कि 95 तक से % तक क्योर किया जा सकता है, लेकिन क्या कुछ ऐसे केसेस भी हमें मिले हैं, क्योंकि जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं और ब्लड कैंसर की बात जब आती है तो ब्लड कैंसर में हमने कई बार देखा है कि जब तक आप अपने ब्लड को चेंज करवाते रहते हैं वो स्टिल रहता है, आप बेटर रहते हैं। क्या एक बार ठीक होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा होता है कि हम दोबारा से उसके रिलैप्स हो सकते हैं? हाँ, वही दैट इज व्हाट हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने 100 पेशेंट्स का इलाज शुरू किया तो 90-95 परमानेंटली फॉर देयर लाइफ क्योर हो जाएंगे जी। 5 से 10% या डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द कैंसर 15% लोगों का ट्यूमर 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वापसी आ सकता है। यानी कि ज्यादा डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको हर 6 महीने, हर साल में आफ्टर द ट्रीटमेंट इज ओवर आपको स्क्रीनिंग करानी है, डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है कि मैं ठीक हूँ, मेरा इलाज ठीक चल रहा है और कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। तो वो अभी साइंस जो है पिछड़ी हुई है कि 100 को क्योर कर दे जी। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को मर्ज हुआ और उसका हमने इलाज कर दिया, इतनी कीमोथेरेपी लगा दी, ऑपरेट भी कर दिया, रेडिएशन भी दे दी, हार्मोन थेरेपी भी कर दी, टारगेट थेरेपी भी कर दी, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जिंदगी जो है वो पूरी 100-125 साल की हो जाए। तो लेकिन अभी कैंसर से इसीलिए हम लोग घबराते हैं, डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स भी और सब दुनिया, कि एक पेशेंट को रिलैप्स होना है कि नहीं होना है वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो एक लक फैक्टर है, वो अभी भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। जब साइंस उसको ब्रेक कर देगी तब हम कहेंगे कि टीबी की तरह
या दूसरी बीमारियों की तरह हम 100 आउट ऑफ 100 को क्योर कर पा रहे हैं। 100 तो खैर कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन 99% अगर हम क्योर पे पहुंच जाएं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी साइंस दानों की, डॉक्टर्स की, रिसर्च वर्कर्स की, और उसकी तरफ हम अग्रसर हैं बिल्कुल। सर ये भी मैं समझना चाहूंगी कि अर्ली एज में जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसका मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि छोटी उम्र में जब बहुत आपको ज्यादा। पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई भी वो तो कैंसर। कैंसर का नाम ही हिला देता है हाँ परिवार को और मरीज को। आप समझें कि जो जमीन है वो खिसक जाती है पैर के नीचे से जब आपको ये शब्द सुनने को मिलता है कि इन्हें कैंसर हो सकता है, अभी डायग्नोज भी नहीं हुआ। रातों की नींद उड़ जाती है और इतनी घबराहट होती है, इतनी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसी वजह से तो काफी लोग आते भी नहीं है बिल्कुल कि कंफर्म नहीं कराना है। तो लेकिन अगर आप छुपा के रखेंगे, बीमारी को बढ़ाते रहेंगे, तो नेचुरली आपका जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं होगा। आजकल तो मैं आपने यंग लड़कियों के लिए बोला, तो जो शायद शादीशुदा नहीं है या जिनकी मैरिज अभी हुई है और उनको बच्चा नहीं है, तो हम लोग 2-2.5 साल के इलाज के बाद उनको बच्चे पैदा करने के लिए भी ऐसे हम उनको एडवाइस देते हैं जी। क्योंकि उसके बाद उनकी वो हार्मोन ट्रीटमेंट हम 2.5 साल के बाद बंद कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं कि जो यंग एज में आए, 20 साल में, 25 साल में, फिर ठीक हो गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में, जहां तक कि ऑपरेशन की बात आती है, पहले पूरी ब्रेस्ट निकाल दिया करते थे जी। अब ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होती है, और स्पेशली जिनका की ट्यूमर 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर से कम है, तो आपका पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला जाएगा। तो ये भी आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अ लेडी। अगर वो पूरा ऑर्गन आप निकाल दोगे, ब्रेस्ट निकाल दोगे, तो उसको लगता है कि शायद मेरी फेमिनिटी कम हो गई, और वो अपने आप को पूरा इंसान नहीं समझती। तो आजकल हम पूरा ब्रेस्ट भी नहीं निकालते हैं जी। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में, सो अर्ली डायग्नोसिस में ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि 2-2.5 साल के इलाज के बाद वो मैरिज भी कर सकते हैं, और अगर मैरिड है तो अपना बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो वो ना शादी कर सकते हैं, ना उनको प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसा नहीं है। उनको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए एडवाइस दी जाती है, और वो अगर एडवाइस फॉलो करें तो उसके अंदर उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो सकती है आफ्टर हैविंग सक्सेसफुली डिफीटेड कैंसर। ये जो डिनाइल मूड में रहते हैं काफी सारे पेशेंट्स, पता होने के बाद भी जो डिनाइल मूड चलता है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो डर है। जब पता है कि ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर जैसी कोई चीज हो चुकी है तो हमें उसके सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए, हमें उसके उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता है गांठ है, कैंसर हो सकती है, उन्होंने जांच ही नहीं करानी। तो जब तक वो जांच नहीं कराएंगी, मैमोग्राफी नहीं कराएंगी, बायोप्सी नहीं कराएंगी, तो आप डील कैसे करते हैं सर ऐसे पेशेंट को? कैसे समझाते हैं, कैसे बताते हैं? नहीं, हमारे पास वो पेशेंट्स नहीं आते हैं, वो यूजुअली जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास या लोकल डॉक्टर्स के पास। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो तो एस्टैब्लिश्ड कैंसर के आते हैं जी। तो वो एक हम उनकी स्टेजिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये एक बेसिकली हम लोग ये जो मैसेज दे रहे हैं, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, कि आपको जल्दी अपनी जांच करानी चाहिए ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो और आपका क्योर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। डॉक्टर श्याम, इसके लिए आपको लगता है कि फैमिली, फ्रेंड्स, आपके आसपास का माहौल, क्योंकि जब इस तरह का ब्रेस्ट कैंसर से हम जूझ रहे होते हैं तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो अप डाउन पूरा सर्कस अंदर चल रहा होता है, इन सब चीजों को लेके मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत से दिमाग में सवाल, हर जगह कुछ ना समझ में आना, उस वक्त किस तरह का सपोर्ट आप एक मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे पेशेंट की लाइफ टॉपसी टर्वी हो जाती है। उनका अगर वो वर्किंग है तो अगर आप 6 महीने आपने कीमोथेरेपी करनी है तो वो उनका काम छूट जाता है, क्योंकि वो और बड़ी चीज़ें और हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे महिलाओं में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो बाल का चले जाना कीमोथेरेपी के साथ, वो एक बहुत बड़ा ही इंसल्ट है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो कि इसी वजह से कीमो नहीं कराते कि उनके बाल चले जाएंगे। हालांकि जितने भी साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी से होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो अगर आपके बाल जाएंगे कीमोथेरेपी से, तो आजकल वैसे कुछ मशीनें भी आ गई हैं जिसको स्कैल्प कूलिंग बोलते हैं, और उनका भी हम उपयोग कर रहे हैं ताकि बाल ना जाएं, लेकिन गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर जाते भी हैं तो 2-3-4 महीने में बहुत अच्छे बाल सब आ जाते हैं जी। और इसी तरह से आपके जो भी ब्लड काउंट्स पे अफेक्ट आना कीमोथेरेपी का या रेडिएशन का, वो सारे साइड इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं।
आपको 6-7 महीने की जद्दोजहद, डिफिकल्ट पीरियड है, उसको एक डिटर्मिनेशन से आपको अपने मन में करना है कि मुझे इस बीमारी को हराना है। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने इस बीमारी को हराया है, वो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कश्यप है, जी, हिना जी, खान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका उदाहरण आपको देखना है, आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए। आई एम श्योर जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके बगल में ग्रुप्स होंगे जो सपोर्ट करते हैं फैमिलीज को, ऐसे जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ग्रुप्स रहते हैं, ऐसे एक पेशेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन विमेन। अगर आप डे केयर में नॉर्मली कीमोथेरेपी होती है, आप आएंगे तो 4 मरीज और मिलेंगे, उनसे आप बात करेंगे तो आपको हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है। हाँ। और ये उसके अंदर हमारी जो जैसे हॉस्पिटल के अंदर पैलिएटिव केयर टीम होती है, वो भी पेशेंट्स को बूस्ट करती है कि आपको इस बीमारी को हराना है। तो जब तक वो जज्बा नहीं आएगा, वो विल पावर नहीं होगा। हाँ, जब तक आपके पास वो डिटर्मिनेशन, विल पावर नहीं आएगी, आप हरा नहीं पाओगे। आप एक कीमोथेरेपी करके भाग जाओगे। तो हम पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि तुमको 6 महीने डटना है, रुकना है, अपने आप को मजबूत करना है, परिवार के संग, डॉक्टर के संग, साइकोलॉजिस्ट के संग, ताकि आप इस बीमारी को हरा पाएं। डॉक्टर श्याम, बिल्कुल, क्योंकि जो भी हमारे आसपास का सिस्टम है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए तो उसे एक फेस पर एक स्माइल रहे कि हाँ, कैंसर भले है लेकिन मेरा डॉक्टर है ना, वो इतना मजेदार है और इतना अच्छा है कि आई एग्री, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स भूल हो जाएंगी। लेकिन वो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो टिक जाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपका डायग्नोसिस ही लेट हो रहा है, उसको भी तो बदलो। वो तो मैं जनता से अपील करता हूं कि आप अपना मेमोग्राम तो कराओ, पढ़े लिखे हो, सब कर रहे हो, आप बैंकर हो, आप टीचर हो, आप सर्विस में हो, अपना 40-45 के बाद जाके हर साल में या 2 साल में एक बारी मेमोग्राफी तो कराएं। वो ही नहीं करा रहे हैं, 2% लोग ही करा रहे हैं। तो एक ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो उसमें चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहे डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इस मुहिम में शामिल हो। बिल्कुल, क्योंकि जब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है तो उसको जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो क्योर रेट ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जितना एडवांस स्टेज में पकड़ा जाएगा उतना ही खर्चा ज्यादा होगा, और वो पेशेंट जो 4th स्टेज में होता है उसको क्योर नहीं हो सकता है बाय एंड लार्ज, क्योंकि जिंदगी आजकल बढ़ रही है, आजकल 5-5, 10-10 साल हो रही हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। 4th स्टेज में भी जो पेशेंट्स पहले 2 साल या 1 साल जीवित रहते थे, अब 10 साल तक चल रहे हैं, 15 साल तक चल रहे हैं। दवाओं की तो एक किस्म से हम ये मरीज को बोलते हैं कि लाइन लग गई है। बिल्कुल। लेकिन आपको फिर वो लगातार ही जुड़े रहना पड़ेगा डॉक्टर के साथ। अगर आप इनिशियल स्टेज में पकड़े जाओगे तो 6-7 महीने में इलाज खत्म हो जाएगा बाय एंड लार्ज, और क्योर की संभावना पूरी है। अगर ब्रेस्ट कैंसर से आप खुद को बचाना है तो पहले तो जैसा आपने बताया कि स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन चेकअप्स आप कराइए। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि डाइट को लेकर हो, कौन सी चीजें मेन है जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए कि फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर से थोड़ी राहत मिलेगी कि नहीं मैं ये सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ, मुझे नहीं होगा। राइट, तो उसके लिए फिट रहना है। हाँ, फिटनेस आपका एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए। जंक फूड को, पिज्जा पास्ता वालों के लिए क्या तो होना नहीं चाहिए? हो रहा है आजकल के जमाने में, लेकिन मतलब कम से कम करें तो बहुत अच्छा है। अगर खा भी लिया तो अगले दिन 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ो ताकि आप उसको डाइजेस्ट कर सको। एंड देन ऑफ कोर्स जो लेडीज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे कि अपना पूरा प्रेगनेंसी होना चाहिए, टाइम से मैरिज होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए आपका, क्योंकि प्रेगनेंसी से आपका ये जो ट्यूमर है ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो ईस्ट्रोजन जो ओवरी से बनता है तो वो आपके ट्यूमर सेल्स को फीड कर, 70% जो कैंसर हो रहे हैं ब्रेस्ट के वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। तो प्रेगनेंसी जो है उस सर्कल को ब्रेक करती है, तो वो सर्कल जब ब्रेक होता है तो कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। तो लेकिन हमारे अब जैसे मैंने बोला कि वी ऑल बिकम वेस्टर्नाइज्ड, पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो हम सबका जो एक जीवन शैली है वो इस तरह से बन गई है कि हम लेट मैरिज करेंगे, 29 साल में 30 साल में बच्चा करेंगे, पहले हम सेटल होएंगे और फिर रात भर काम करेंगे, दिन में सोएंगे, और ये हमारे शैली में आ गया है, खास तौर पे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, तमिलनाडु और वो जो चेन्नई वगैरह बड़े शहरों में। तो वो जीवन शैली में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। लेकिन कहते हुए अगेन दुख होता है, ये सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं,
लेकिन अगले 10 सालों में 2 लाख का इंसिडेंस 3 लाख होने वाला है, सब कुछ जानने के बाद भी। लेकिन ये ह्यूमन, अब ये नेचर है कि आप इसको अगर आप कैसे बदलेंगे। आप देखिए कि गुटखा है या टोबैको है या सिगरेट है या अल्कोहल है, ये खत्म कहाँ हो रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल मानते हैं कि हानिकारक है। हानिकारक है। हाँ, तो लेकिन ये सब चलेगा, लेकिन हर एक को अपने बारे में सोचना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये पॉडकास्ट सुनने वाले सारे लिसनर्स के लिए आपकी तरफ से क्या होगा, जो शायद थोड़ा समझ लें कि आपकी जीवन शैली में या किसी भी चीज में परिवर्तन करके आप इससे बच सकते हैं? बिल्कुल। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट। हम्म, अगर आप अपना जीवन शैली को ठीक रखेंगे, लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर पीरियोडिकली, और मेमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स। और अर्ली डिटेक्शन से डरे नहीं। अगर जरा सा भी लंप कुछ फील हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाएं और उसकी एडवाइस को फॉलो करेंगे। डरोगे तो मरोगे, बिल्कुल तो डरो नहीं। और इलाज इतने आसान भी हो गए हैं, इफेक्टिव भी हो गए हैं। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में क्योर की संभावनाएं 90-95% से ऊपर हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिसनर्स को सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि जी। 90 टू 95% क्योर रेट है, तो हम सुरक्षित हैं। और जो एक डर है और जो एक असहजता जिसे कहते हैं कि आप नहीं आते हैं सामने और आप नहीं बताना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उस पर आप खुलकर बात करें। डॉक्टर श्याम, जाते-जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि अ, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है, लेकिन फिर भी वो मिस इन्फॉर्मेशन में लीड हो जाती है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप ये बताइए कि कहाँ से कैसे सही इन्फॉर्मेशन वो पा सकते हैं? नहीं, देखिए आजकल तो इंफॉर्मेशन के साधन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप चाहे गूगल में चले जाएं, चाहे एआई में चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका लोकल डॉक्टर है, जो हुँ, कि एक जिसने कि प्रॉपरली स्टडी करी है, हुँ, तो ही और शी विल बी एबल टू गाइड यू द बेस्ट अबाउट योर केस। हुँ, इन जनरल आपको, अभी हम पैम्फलेट्स भी बनाते हैं, जब हम ऐसे कैंप्स करते हैं जहाँ पे जाके, या पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स अपने लेक्चर देते हैं, उनसे भी पेशेंट्स को या नॉर्मल जनता को बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन मिलती हुँ, है। हुँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ए पर्टिकुलर केस, जी, तब तो अपनी हर केस लोकल अलग होता डॉक्टर के है। पास एक आओ। केस हाँ, लोकल एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, हाँ, तो हर केस अलग होता है। ऐसा नहीं है कैंसर में कि भाई वो एक का इलाज ऐसे हो रहा है तो दूसरे का भी ऐसे होगा, तीसरे का भी हाँ, वही हो जाएगा। नो। नहीं, So each patient is different depending upon the tumor size, depending upon the node involvement, depending upon PET CT scan report, उसका ER, यानी PR, बहुत सारे HER2, एस्पेक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब हुँ, बहुत बहुत ही, इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज एज ए सेड। एग्ज़ैक्ट, यप, और तो उसको डॉक्टर समझता है, पूरी टेस्ट करवाता है, तो उसमें अपनी पूरी निष्ठा रखें डॉक्टर हुँ, के प्रति और डॉक्टर की टीम के प्रति, हुँ, क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इस कैंसर को इलाज करने की। और उनकी एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपको, और जो विश्वास से डॉक्टर पे इलाज कराते हैं, उनके बिल्कुल, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे ये आते मेरा हैं। पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है। हुँ। जो भटकते हैं एक दूसरी तीसरी चौथी जगह पे, उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। ये हो भी सकता है अच्छा हो। ये भी बहुत हाँ, बड़ा सवाल हो जाता है कि आजकल लोगों को सही डॉक्टर तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता है नहीं, सर। ऐसा नहीं है। नहीं पता नहीं, चलता कि नहीं, देखिए आजकल हर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी की टीम है। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक टीम पे विश्वास करके उनको फॉलो करें। बिल्कुल। चाहे किसी भी अस्पताल में जाएं, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही अस्पताल में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी जनता है, इतने लोग हो रहे हैं। तो लेकिन जिस पे विश्वास करें हुँ, उसको फुल्ली फॉलो करें। फुली फॉलो करें। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पहुँचना चाहिए क्योंकि दुआ भी है, दवा भी है और बिल्कुल। आपका विल पावर भी है। ये हाँ, सारी चीज़ें मिक्स होकर हाँ। आपको कहीं न कहीं खड़े होने के विश्वास लिए होगा तो एक आपके अंदर ज़रूरत अच्छे है। हार्मोन्स बनेंगे, एग्ज़ैक्टली, अच्छे एंजाइम्स हाँ, बनेंगे, दैट जिससे कि इज़ वेरी कैंसर को हरा इम्पोर्टेंट पाओगे। एज़ वेल, राइट। सर आपकी हॉबी क्या है? मतलब आप वैसे तो डॉक्टर हैं, मरीज़ों से घिरे राइट, रहते हैं, शायद राइट। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम मिलता होगा, लेकिन जी। फिर भी फ़ेवरेट हॉबी आपकी क्या है? So, in the last few years, I have picked up singing as a hobby. हुँ, और तो हम गाने की कोशिश करते हैं, जी, सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, हाँ। लेकिन कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा गुनगुना देते हैं। हाँ, गुनगुना लेते हैं तो वो बिल्कुल। ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ हो जाए। तो अब गाना बताओ ना कौन सा करना है? ज़िंदगी का यही वाला, साथ यही निभाता यही चला, सुना हाँ, दे, तो भेज ऑब्वियसली। दूँगा वो। तो मैं कोशिश करता हूँ, जी, एक रफ़ी साहब का गाना है, हाँ। बहुत पुराना गाना है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा मैसेज है कि मैं फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। डॉक्टर श्याम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल थैंक से यू। धन्यवाद करूँगी, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज भी महिलाएँ बात नहीं करना चाहती हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी वो शर्म, वो जो पर्दा है, वो आज भी हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा उसका गैप है, वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन आपने वन टू वन ऐसे इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करके, इतनी अच्छी एडवाइस देके शायद उसे हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा कम किया होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, ये जो लाइन है, ये भी आप अपने ज़हन में, दिमाग में थोड़ा अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने डर को छोड़ दिया और कम्युनिकेशन आप बेहतर तरीके से करने लग गए, तो ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर कोई भी कैंसर हो, आप ज़िंदगी की जंग जीत सकते हैं। और उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें, अच्छे डॉक्टर्स के साथ उठना-बैठना आपका जब होगा, उनसे आप एडवाइस लेंगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन शैली में थोड़ा-सा परिवर्तन ज़रूर लेकर आइए। ये पिज़्ज़ा, पास्ता से थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम करिए, जिससे आप फिट रहें। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, सूर्य भगवान को देखिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, टेक केयर।